आपका स्टाइल है, सादगी है, रणनीति है या ट्रैफिक जाम से बचने का तरीका है? आप पर भी लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है, जो सत्ता पक्ष है वही अभी आपका विपक्ष है, वो आरोप लगाता रहता है कि आप जमीनी नेता कम है। आप आने वाला दिन में सिलीगुड़ी से दिल्ली जाने में सिर्फ 6 आवर्स लगेंगे। दादा फिर काटूंगा आपकी बात। हमको यहाँ से दिल्ली नहीं जाना है, हमको सेवक रोड से झनकार मोड़ जाना है, उसमें 1 घंटा लगता है। ऐसा कौन सा तत्व है बीजेपी का जिसने आपको बीजेपी में आने के लिए आकर्षित किया बजाय तृणमूल में जाने के लिए? ऐसा मेरा पश्चिम बंगाल में भी कोई जब बाहर से आता है, वो हम लोगों का जो मेजोरिटी का जो भाषा है वो सीखे, प्यार से सीखे, धमका के नहीं। काम कम करते हैं आप, फेसबुक लाइव ज़्यादा करते हैं, फेसबुक पर जाकर ज़्यादा माने ये करते हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? तो उन लोग भी करें। कर रहा है, मंदिर से उन लोगों का प्यार है, इतना मंदिर तोड़ा गया है, तब कहाँ थे? माथा टेकने तो नहीं जाते थे। ऐसा आरोप लगा था कि आप नफरती राजनीति के पक्षधर हैं, आप नफरती राजनीति को फैला रहे हैं। आपको मैं चोरे चोरे मस्तूर भाई बोलने से, आप मेरा बॉस होने से आप मुझे ऐसे रख दोगे? और सिलीगुड़ी में इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। अब जाके जस्ट पूछ लीजिए बिजनेस फैटर्निटी, इंडस्ट्रियल फैटर्निटी, एंटरप्रेन्योरशिप को, ये कौन कौन पैसा मांगता है, पैसा ना देने से कितना जुलूम करता है, जाके एक बार पूछ लो। मात्र हिंदू ही नहीं है, अल्पसंख्यक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आप कैसे आश्वस्त कर सकते हैं कि भाजपा अगर आती है तो उन लोगों को भी आप लोग बराबर का अधिकार देंगे? इसे किसी प्रश्न से मुझे डर नहीं लगता है। हमारे जो प्रश्न होते हैं ना शंकर दा, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रश्न होते हैं चाय को उफान लाने वाले। अगर उफान नहीं आएगा तो चाय पीने लायक नहीं बनेगी। तो हमारा मकसद यही होता है कि चाय अच्छी बने और जिसे लोग पी पाए, जो लोगों के हित में हो। हम लोग 19, 20, 21, 22 राज्य में पावर में है। बांग्ला में पावर ना आने से बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। सिलीगुड़ी की सड़कों पर अक्सर एक विधायक दोपहिया वाहन पे अक्सर नजर आते हैं। बिना प्रोटोकॉल सीधे जनता के बीच ऐसे शख्स डॉक्टर शंकर घोष आज हमारे साथ इस चाय चौपाल में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चाय पीने के लिए आए हैं और हम इनसे चाय के साथ साथ कुछ चर्चाएं भी करेंगे, जैसा पिछले एपिसोड में हमने किया था एसजेडीए के चेयरमैन दिलीप दुगड़ के साथ। कुछ चाय के साथ हमने सवालों को भी उबलते देखा था और उनके जवाब भी हमने उनसे मांगे थे। तो नमस्कार शंकर दा। नमस्कार। हमारी इस नए कार्यक्रम चाय चौपाल में आपका स्वागत है। और आप चाय कौन सी लेंगे? मैंने कैसी चाय पसंद है? लाल चाय, फीका, कड़क, फीकी या जनता वाली? फीकी चाय, जनता वाली। अच्छा, तो चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं जब तक चाय आ जाती है। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, हमने एक आंकड़ा निकाला था जो कि पीआरएस का डेटा के माध्यम से हमें उपलब्ध हुआ था। उसके अनुसार, उस आंकड़े के अनुसार विधानसभा में सबसे ज़्यादा सक्रियता आपकी रही है सवालों के मामले में। 2021 से 2024 तक का जो आंकड़ा है उसमें आपने कुल 22 प्रश्न किए थे। यह जो प्रश्न का औसत है, यह राज्य के
करीबन 5 गुना ज़्यादा है। जो राज्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न करे जाते हैं, उसमें 5 गुना ज़्यादा है। नॉर्थ बंगाल के अन्य विधायकों की तुलना में भी यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला माने आप विधायक बन चुके हैं। तो ये सवाल किस मुद्दे पे थे? कोई खास मुद्दा या और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पे सरकार ने संज्ञान लिया आज तक? पहले तो मैं संजय ये बोलना चाहता हूँ कि दो पहिए में चलना ये बहुत ही नॉर्मल सी काम है। और हम लोग पॉलिटिकल जो लीडर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको किस नज़र से देखते हैं, इसमें भी हम लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कॉमन पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही चलते हैं। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. ये मेरा बोलना है कि जब आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव व पॉलिटिकल लीडर जब आप नहीं थे, तो आप कैसे चलते थे और होने के बाद कैसे चलते हो, दैट शुड बी कंपेयर इन जनरल। दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे कंफर्ट इसी में है कि मैं जैसा था वैसा ही हूँ। ऐसा नहीं है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने ये के सवाल मैं बाद में करने वाला था, तो आपने छेड़ दिया, तो मैं इसको फिर कंटिन्यू कर देता हूँ कि एमएलए बनने के बाद भी आप अक्सर बाइक स्कूटी पे नजर आते हैं। आपका स्टाइल है, सादगी है, रणनीति है, या ट्रैफिक जाम से बचने का तरीका है? नहीं, मेरा कंफर्ट लेवल इसी में है। क्योंकि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, दोस्तों के साथ बात करना, रास्ते में कोई ऑडी लेके जाए या मर्सिडीज लेके जाए वो भी शंकर शंकरदा बोलते हैं, और जो टोटो चलाता है वो भी शंकर शंकरदा बोलते हैं। तो दैट काइंड ऑफ रिलेशन मैंने तैयार किया है। और उसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नागराकाटा में जिस मॉब लिंचिंग के सामने मैं उसका सामना किया, उसके बाद भी बहुत लोग बोला कि थोड़ा सिक्योरिटी लो, गाड़ी से घूमो, रात में अकेला मत घूमो। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर। मैं ऐसे ही कंफर्ट मेरा लगता है कि इट इज़ मच ईजियर टू कम्युनिकेट विद पीपल। मेरा सिलीगुड़ी मेरा पारा जैसा है। तो मैं जिधर जाता हूँ इधर ही बड़ा हुआ, वो दोस्त इधर ही सब है, क्लब हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, या इस चाय दुकान में भी आप आओ तो भी इधर भी बैठने के लिए दोस्ती मिलते हैं ना। तो इसीलिए मैं कंफर्ट, इट इज़ मोर टू मी कंफर्ट लेवल मुझे अच्छा लगता है। और आप मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ संजय। मैं फास्ट इधर से लड़ा, जीत के गया, और मुझे प्रोसेस ऑफ लर्निंग से गुजरना पड़ता। ऑपोजिशन के होने के नाते मेरा ये सवाल है सरकार को आईना दिखाना। दैट इज़ द रोल ऑफ ऑपोजिशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी जानते हैं। तो मैंने पहला विधानसभा में जाके जब मैंने स्पीच रखा, उसमें हमारे इधर विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के बारे में एक बिल लाया था। तो उसमें मैंने 8 मिनट मैंने बोलने के बाद मेरा जो लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंद्र दा आके, उससे पहले मुझे उनके साथ कोई बात भी नहीं हुआ, एक दिन भी बात नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आप इतना अच्छे बोलते हो। मैं बोला ना दादा, ऐसा तो मैं मेरा एक्सपीरियंस पॉलिटिकल स्टूडेंट्स लाइफ से करता हूँ। तो और उसके बाद वो इनकरेजमेंट कि आज से आप मेरी पार्टी की तरफ से यू विल फेस द प्रेस और यू विल पार्टिसिपेट इन डिबेट, वो मुझे एक तरह से लगा। और फिर मैंने लाइब्रेरी गया, उधर मैं जो लास्ट ईयर का जो प्रोसीडिंग्स है उनको देखा, और क्वेश्चंस डिपार्टमेंट में गया, उधर उन लोगों के साथ बात किया कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो एक ये भी एक पैशन का था, एडिक्शन था, मुझे क्वेश्चन करना है। और धीरे धीरे मैं हर मुद्दे पे चर्चा करता था। हमारे जो पेरीफेरी में जितना चाहे हमारे सिलीगुड़ी के लिए हो, चाहे हमारे स्टेट के लिए हो, वुमेन सिक्योरिटी, फॉरेस्ट, एवरीवेयर मुझे
ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए भी मैंने क्वेश्चन रखा, तो रियनला के लिए भी क्वेश्चन रखा, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं रख रहे थे। और इसके साथ हम लोगों का और दो चीज़ है, कॉलिंग अटेंशन और मेंशन। इसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया। साथ में आप कोई ने क्वेश्चन रखा और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसी में भी मैंने घुस के क्वेश्चन माने हर एक में आपने किया। हाँ, और साथ में मेरा दुख एक बात है, मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन बहुत डाला मैं, उसके साथ मेरा एक प्राइवेट मेंबर बिल 37 इयर्स के बाद विधानसभा के फ्लोर में मैंने लाया था। एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द रूलिंग बेंच, अपोजिशन बेंच, ऑल दे आर हैप्पी कि इतना सुंदर बिल लाया। बच्चे लोगों के लिए जीरो बैक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद सीएम को पसंद नहीं आया और उस बिल को सब कुछ करते हुए भी उनको प्लेस नहीं किया गया। तो उसके बाद भी मैंने थोड़ा जिसके घर में कोई बच्चे नहीं है लेकिन माता पिता इधर 60 साल 70 साल हो गया, तो उनके लिए भी मैंने एक बिल प्रिपेयर किया, लेकिन दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू ये जो डेमोक्रेटिक वे से असेंबली को जो परिचालना करने में ये लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो क्या हुआ कि एक्चुअल में असेंबली जिसमें हम लोग लॉ मेकर के रूप में जाते हैं, वो एक्चुअली बाजार बन गया, तू मैं के जगह पे चला गया। इसमें जो लोग हमारे जैसे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो सरकार के लाए हुए बिल के ऊपर अपना इतना सारा मैं डिसेंट दिया, इतने सारे ऑब्जेक्शन रखा, उसके ऊपर चर्चा होना नहीं। और जब भी बिल लाते हैं सरकार, मैं तो हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन डाल के उसका ऑल्टरनेटिव प्रपोजल मैं देता था, डिस्कशन होता था, वो चेंज करता है। जब मैं कोई नोट देता हूँ, वो करता है सरकार से वो नोट लाके मेरा जो दिया हुआ नोट को वो पीछे डाल देता है। तो ऐसे किया है, लेकिन 5 साल सीखने की कोशिश किया। अपोजिशन होने के नाते मुझे बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, लोगों का जो भावना है उसको सामने लाना, उसमें मैं सफल हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। इस बार का बजट जो राज्य सरकार का है, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ। देखो, एक बात संजय, हम लोग बजट एक इकोनॉमिक डायरेक्शन और इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट की क्या होने वाला है ये दर्शाता है। हमारे बजट में क्या होता है, इसमें घोषणा बहुत सारे होते हैं, लेकिन मनी वेयर फ्रॉम इट विल कम, पैसा तो चाहिए, इधर पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन पैसा कैसे जाएगा इसका आउटगोइंग ओनली। हाँ, आउटगोइंग Not ओनली। in- तो इसमें क्या होता है, जो 2 लाख करोड़ हमारा मार्केट लोन था, वो आज पहुंच गया 8 लाख करोड़। इस 15 साल में 6 लाख करोड़ ने मार्केट लोन लिया, और 1947 टू 2011 इट वाज ओनली 2 लाख करोड़। और ये सब बात आप पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्टेट फिनांस हर राज्य के आप देख लीजिए, हमारे पार्श्ववर्ती राज्य है बिहार, उसका एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं है, एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट 26,000 करोड़ रुपया कलेक्शन करता है, और हमारा स्टेट ओन रेवेन्यू आता है 85,000 करोड़। स्टेट का बजट मान लीजिए 3 लाख 3.5 लाख करोड़, तो 85,000 करोड़ हम लोगों का इनकम है, और रेस्ट ऑफ द बजट इट विल कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, फिनांस कमीशन, जीएसटी, स्टेट शेयर टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट शेयर, ये सब में आता है। और आप बिहार, गुजरात इस स्टेट को ले लोगे, 100 रुपया में गुजरात सरकार स्टेट ओन रेवेन्यू कलेक्शन उसका 62 रुपया 63 रुपया, और सेंट्रल शेयर उसका 37-38% होता है। हमारे इधर उल्टा, हमारे इधर 40-42% है हमारा स्टेट ओन कलेक्शन, और 68% हमारा सेंट्रल से आता है। इसीलिए वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सपोज बुलेट ट्रेन छोड़ के आप उसको भाता दे देते,
तो दैट कैन कवर अ लॉट ऑफ पीपल, इजंट इट? तो इधर जो है कि ब्रिज मत बनाओ, रास्ते मत बनाओ, स्कूल मत बनाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट मत करो, पैसा दो, 1000, 1500, 2000 जैसे भी इंडिविजुअल को पैसा दो और उसको वोट बैंक बनाओ। दे डजंट वांट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग। इसीलिए हमारे पश्चिम बंगाल से लोग बाहर जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर है इधर रहते हैं वो बिहार में जाके, उड़ीसा में जाके, यूपी में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन दीदी के साथ बिजनेस समिट में बैठ रहा है, अपने जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। पहले हम लोग देखते थे क्लास 12 के बाद बहुत सारे लोग बेंगलोर, पुणे, मुंबई पढ़ने जाते थे। अब क्लास 10 के बाद जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका पिता माता इफ़ दे आर सॉल्वेंट इनफ तो वो लोग भेज रहा है। मैं चेन्नई गया उधर प्रवासी बंगाली से मिलने के लिए, तो उधर जाके मैंने बहुत सारे लेबर जो काम करता है उनके साथ मिला। एक डेली वेज लेबर जो हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन में उनको मिलता है 1000 रुपया, और जो राजमिस्त्री है उनको मिलता है 1500। नाउ यू कंपेयर विथ अस, तो ये लोग भाग क्यों रहा है? तो मैंने इसलिए स्लोगन डाला था कि अपना राज्य हमारा काम, मेरा राज्य मेरा काम। काम तो देने वाला बात है स्टेट को, इसीलिए माइग्रेटरी जो लोग हैं उनके लिए 5000 रुपया अनाउंसमेंट किया, कोई नहीं आया क्योंकि उनको तो मिलता है इससे बहुत गुण, 25, 30, 35 एक जस्ट लेबर को मिलता है बाहर जाके डेली वेजेस। हाँ, तो वो क्यों रहेगा हमारे स्टेट में? तो इन लोगों को काम कहाँ मिल सकता है? जिस सेक्टर में मिल सकता है वो सेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। सेफ, दिस इज द वर्स्ट गवर्नमेंट आई हैव एवर सीन। If you think about the policy framing, if you think about the economic development, if you think about the growth of the state, हम लोग पीछे से पीछे जा रहे हैं। हमारे आगे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे स्टेट आ गए, हम लोग से पीछे ही जा रहे हैं, पीछे ही जा रहा है। जीडीपी में हमारा स्टेट का कंट्रीब्यूशन था अराउंड 30% इन द ईयर ऑफ 60s, 70s। Now we are contributing only 4% of the GDP in India. स्टेट का ये हाल है, तो 26% घट गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना खराब है जो उसके वजह से हम लोगों का जो जीडीपी में हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे इंडस्ट्री, चाहे सर्विस सेक्टर, कोई में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब बोलने वाला, ये सब बताने वाला, ये सब सुनने वाला आदमी बहुत कम है। शंकर दा, आपने राज्य बजट के बारे में बताया, तो मेरा हक बनता है पूछने का कि जो इस बार सेंट्रल का जो बजट था उसमें भी तो कहा जा रहा है कि बंगाल को कुछ भी नहीं मिला। बिहार का जब इलेक्शन था तो उससे पूर्व बिहार को बहुत कुछ सौगात दी गई थी, मगर इस बार जो देखा गया बंगाल के बजट में सिर्फ एक ट्रेन को छोड़कर और कुछ भी नहीं मिला। देखिए, इस बार सरकार की अपना पॉलिसी होता है। इस बार जो इलेक्शन बाउंड स्टेट है उनके लिए कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा गया, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं। और इस बारे में आपने देखा होगा कि ट्रेन नहीं, उसके साथ हाई स्पीड कॉरिडोर रोड की जो बात है डानकुनी से ये आया है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक वोमेंस हॉस्टल के बारे में बात किया गया है। हमारे एमएसएमई में 10,000 करोड़ का एक अलग फंड बनाया है। जो एमएसएमई डिपेंडेंट स्टेट है उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल एक सरकार बनने के बाद एक बजट आया, और इस बार जो बजट है वो हम लोग, मेरे हिसाब से ये बहुत बैलेंस बजट था। जो आज के तारीख में जीएसटी में जो कटौती किया गया है उसके बाद जिस तरह से हर सेक्टर को लेके जो कंप्लीट जो बजट जो बोलना चाहते हैं हम लोग, ये दिया है। ये इलेक्शन स्पेसिफिक बजट नहीं है इन कंपैरिजन टू द स्टेट बजट। उसमें घोषणा है लेकिन वो काम होगा नहीं, क्योंकि ये सब काम करने के लिए आपको अप्रैल महीना से शुरू करना पड़ेगा, और अप्रैल महीना एमसीसी लागू रहेगा, और उसके बाद इलेक्शन है। तो एक घोषणा की बजट हुआ और एक बैलेंस्ड कंप्लीट बजट हुआ। ये मैं दो कंपैरिजन में कर सकता हूँ। ठीक है।
अच्छा, लोग कहते हैं सिलीगुड़ी दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो चाय जो हम लोग अभी बैठकर पी रहे हैं, और दूसरा है यहाँ का ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का, आपके हिसाब से ट्रैफिक कैसे कम हो सकता है? कोई समाधान आपके पास है ऐसा? देखिए, पहली बात है कि हम लोगों की ट्रैफिक मैनेजमेंट में और डीपली हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा रोड की साइज, रोड की लेंथ और हमारे व्हीकल की नंबर्स, आज नहीं तो कल इसके ऊपर चर्चा होना ही है। ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए भी हम लोगों को थोड़ा बहुत हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे इधर आप देख लीजिए, टोटो, ऑटो, विक्रम, वैन, रिक्शा, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, बस, सब एक ही रास्ते में चलते हैं। एक ही लेन है उनकी। हाँ, तो इसको थोड़ा हम लोगों को रिशेड्यूल करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वन वे करना, किसी रास्ते को एकदम वन वे करके वो आना जाना नहीं, सिर्फ एक तरफ जा सकता है, ऐसा बहुत सारे रूल्स इम्पोज करना पड़ेगा, और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लाना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कम हो जाएगा शहर की, तो ये हम लोगों के लिए खराब है। ये कभी ऐसा हो सकता है ये डेड सिटी सिलीगुड़ी बन सकता है, क्योंकि जितना प्रेशर ये शहर के बीच आ रहा है, वो प्रेशर लेने का ताकत शहर के अंदर है या नहीं है, ये देखना चाहिए। और हमारी एक्सटेंशन जो हम शहर को जो चारों तरफ फैलना, उसमें आप देखिए इस साइड में बैकुंठपुर फॉरेस्ट है, हम लोग ज़्यादा तो जा नहीं सकते। इस साइड में एनजीपी स्टेशन है, उधर भी हम लोग जा नहीं सकते। इस साइड में महानंदा है, फॉरेस्ट है, उधर भी तो हम लोगों का वेस्ट की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिलीगुड़ी का ग्रोथ अब वेस्ट की तरफ होगा, और इसके लिए ट्रैफिक का जो मॉड्यूल होगा उसमें इसको जोड़ दिया जाए। और मैंने इससे पहले भी बोला कि ट्रेन बस जैसा, रेल बस जैसा, ऐसा कुछ हम लोगों को अप टू खोरीबारी और इधर जलपाईगुड़ी तक इसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा, कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग इसमें फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करें। क्योंकि उसमें खोरीबारी, नक्सलबाड़ी, बागडोगरा, माटीगारा, ऐसे हुए सिलीगुड़ी होके जलपाईगुड़ी जा सकता है। जो रोड की ट्रैफिक है वो रेल बस की ट्रैफिक बन जाए, तो उसमें भी थोड़ा हम लोगों को प्रेशर कम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ लेके हम लोगों को काम करना ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर और शहर में जो पार्किंग को लेकर आप प्रशासन को, अगर प्रशासन की बात करें तो कितने नंबर देंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट, मैं इससे पहले लेफ्ट का कॉरपोरेशन में था, तो ऐसा बात नहीं है कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट, सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन, हमारे एसजेडीए, एनबीडीडी और साथ में स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे सर्वे किया है, लेकिन उस सर्वे को इम्प्लीमेंट करने का जो शक्ति और इच्छा, वो दोनों नहीं है। मैं नंबर नहीं देना चाहता हूँ। हर लोग ट्रैफिक के लिए परेशान है, हर लोग इसके लेके अपना जो क्षोभ है वो हर जगह में बोलते रहते हैं। तो ये तो सीधा बोलने वाला बात था कि ये सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन, दे आर टोटली फेलियर टू मैनेज द ट्रैफिक, कमिश्नर काम नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है सबको एक साथ में बैठ के, हमारे जो जनता है उनका भी भावना को एक साथ में समेट के हम लोगों को काम करना है, और ये काम कभी मेरे हाथ में आएगा तो आई विल वर्क ऑन इट। आप पर भी लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है, जो सत्ता पक्ष है वही अभी आपका विपक्ष है, वो आरोप लगाता रहता है कि आप जमीनी नेता कम है, आप काम कम करते हैं, आप फेसबुक लाइव ज़्यादा करते हैं, फेसबुक पर जाकर ज़्यादा माने ये करते हैं। तो इसका जवाब आप क्या देंगे? तो उन लोग भी करें, वो फेसबुक लाइव करके मेरे जैसा बन जाए, बस हो जाए। देखिए, ये लोग जानता है मेरे से जमीनी नेता वो ढूंढ कर वो ला नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सब बोलता है। अरे विजिबल तो वही रहेगा जो काम करता है, जो काम नहीं करता है वो विजिबल कैसे रहेगा? बड़ा बड़ा सिक्योरिटी लेके वो ब्लैक
ग्लास वाला जो गाड़ी उसके अंदर बैठ रहता है, लोगों के साथ बात नहीं करता है। किसी कोई जाता है तो 2 घंटा बैठा के रखता है, उसके बाद बोलता है अभी नहीं होगा। तो वो लोग ज़मीनी नेता है और वो लोग क्रिटिसाइज करेगा। जो मैं जिस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ हूँ संजय, यू कैन आस्क एनीवन, मैं कॉलोनी हो या हाई राइज हो, आई एम कंफर्टेबल विद इन ऑल द सेक्शन। अब पूछ लो कि सिलीगुड़ी का विधायक 33 वार्ड में 245 और वो एक्सटेंड करके 261 बूथ है, हर बूथ में मैं जाता हूँ। ऐसा कई दिन नहीं होगा कि शंकर 6 साढ़े 6 बजे से अपना काम शुरू करता है, 10-11 बजे तक वो बाहर ही ज़्यादातर रहता है। तो कहाँ जाऊँगा, मेरा तो शहर ही इतना छोटा है, आज इस वार्ड नहीं तो पाल उस वार्ड, यही करता हूँ। तो ये सब बोलने दीजिए। लोग आपसे सीधे तौर पे मिल सकते हैं, मतलब आप कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं, आपके बैरियर नहीं, आपके साथ अगर मिलना चाहें। कौन सा बैरियर? मेरा मैं स्टेट सिक्योरिटी नहीं लेता, मैं CISF नहीं लेता, मैं CRPF नहीं लेता। मेरे साथ एक प्रांतिक रहता है, वो भी आज नहीं आया, शायद सोया हुआ है। आया अभी तो, मैंने देखा है आया वो अभी जस्ट अभी आया अभी तो उसको छोड़ के तो मेरा क्या है, मैं हर जगह में आई मीट सो फ्रीली। मुझे इसमें आनंद है कि लोग मुझे मोर देन अ पॉलिटिकल लीडर, मोर देन अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मोर देन अ ऑपोजिशन चीफ व्हिप, उसके छोड़ के मेरे को दोस्त, भाई, दादा इससे बुलाए तो आई विल फील ग्लैड। मगर मुझे लगता है कि लोगों के जहन में एक बात तो रहती होगी कि बीजेपी के जितने भी MLA MPs है वो बड़े मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, तो आप हो सकता है जानबूझकर ऐसा कर रहे हो या नहीं। मेरा जो पॉलिटिकल लाइफ में मैं ऐसा ही था, अभी भी ऐसे ही हूँ। मुझे कोई चीज़ मुझे इस तरह की चेंजेस नहीं लाए। तो नाउ पीपल हैज टू डिसाइड वेदर इट इज गुड और बैड। मैं आज के तारीख में नहीं, इसका कारण क्या है शंकर साहब, मैं समझना चाहूंगा। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? मैंने मुझे तामझाम अच्छा नहीं लगता। तामझाम अच्छा नहीं लगता, अच्छा सिंपल लाइफ। हाँ, मुझे ऐसे, क्योंकि मेरा ये पिताजी के पास से मैं सीखा। वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स था, इतना बड़ा पोस्ट में रहते हुए भी साइकिल लेके ऑफिस जाता था। तो हम लोग ट्रेंड ही ऐसा हुआ हो, जैसा हूँ ऐसा ही रहूँ। बहुत सारे लीडर तो है, उसके पास इतना सोर्स ऑफ मनी नहीं है, लेकिन वो जितना बाहर दिखाते हैं, तो लोगों में तो ये भी सवाल आने चाहिए, ये तामझाम के पीछे में कितना पैसा खर्चा होता है और ये कहाँ से आता है। इफ यू डोंट चूज अ राइट लीडर, देन यू हैव टू पे फॉर द 5 years। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, हम काम करते हैं, बहुत सारे दुख भी होता है, बहुत सारी चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही ठीक लगता है, क्योंकि मेरा काम एज एन ऑपोजिशन लीडर सरकार को दिशा दिखाना, आईना दिखाना, ये काम। और ऐसा कोई इशू नहीं है जिसमें मैं लोगों के सामने सड़क पे उतरना, सब मैं किया, सब करता हूँ। तो इस तरह से मुझे तो लगता है इसमें मैं सफल हूँ। पिछली बार आपने लगभग 38,000 वोटों के मत से आपने जीत हासिल की थी। इस बार क्या होगा? क्या बढ़ेगा आंकड़ा या फिर बदलेगा विजेता? देखिए, मेरा ये मानना है, ये तो एक ट्रेंड है। हमने पिछले बार 38,000 में जीता था। 2026 में सिलीगुड़ी असेंबली में, ये हमारे पूरे वेस्ट बंगाल में ये एक मिसाल है। हमारा MP साहब 4,25,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था राजू विस्तार। उनका मार्जिन 50% ड्रॉप हुआ है, लेकिन सिलीगुड़ी असेंबली में उनका मार्जिन 61,000 था, वो अभी 66,000 हुआ है। तो मेरा तो पहला टारगेट है 38 को 66 में लेके जाना, और मैं समझता हूँ ये पॉसिबल है, क्योंकि पार्लियामेंट असेंबली में बीजेपी तृणमूल से 66,000 वोटों से आगे है मेरे असेंबली में। तो इसको क्रॉस करना ही मेरा अभी लक्ष्य है।
नहीं, आपने अभी जो कहा मेरे पास इसको लेकर भी एक सवाल है कि 2021 में जो चुनाव हुए थे उस समय सिलीगुड़ी की जो सोच थी वह सोच कुछ डिफरेंट थी, वह सोच कुछ अलग थी, वह न विकास को लेकर थी न और किसी चिंता को लेकर नहीं थी, वह सिर्फ एक हवा थी, लोगों का मानना है। और आप क्योंकि उस समय तुरंत ही आप ताज़ा फ्रेश, आप एक पुराने दल से नए दल में आए थे, सीपीएम से आप इसमें आए थे, बीजेपी में आए थे, और अचानक से आपका जीतना ये माना जाता है कि यह एक भाग्यवश हुआ या फिर एक मान लीजिए एक आंधी थी उस समय मोदी जी की, उसके बदौलत हुआ। तो आपको लगता है कि इस बार भी वह चीज़ काम करेगी या फिर आपका जो 5 साल का टेन्योर है इसको लोग देखेंगे, उसको देखकर वोट देंगे, या फिर इस बार आपको लगता है कि आपकी मार्जिन इसलिए कम होगी क्योंकि पहले की तुलना में आंधी थोड़ी कम हुई? एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। राजू बिस्तर भी फ्रेश थे और 5 साल के उनके काम देखे लोग। सिलीगुड़ी में उनका और मेरा जो आपस की बॉन्डिंग है, आप सभी जानते हैं उनके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो आज उनका मार्जिन बड़ा है, सेकेंड टाइम में उनका मार्जिन सिलीगुड़ी में बड़ा है। दैट मीन्स क्रेडिट गोज टू हिम एंड आवर कार्यकर्तास। वी वर्कड बोथ टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिलीगुड़ी। वो हो गया एक। इस 2021 में हवा के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इस बार टॉर्नेडो है, स्टॉर्म है। एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा सरकार के खिलाफ है, वो शायद तृणमूल वालों ने समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके पहले 7 फेज में इलेक्शन हुआ, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। क्रिमिनल को इस साइड से उस साइड लेना, बूथ दखल करना, काउंटिंग के दिन काउंटिंग एजेंट को निकाल के फेंक देना, ये सब नहीं होने वाला है इस बार। नया इलेक्शन कमिश्नर मनोज अग्रवाल ने तृणमूल का जो ये बात है इसको स्टडी करके ही काम कर रहा है। तीसरी बात है, मैं भी चाहता हूँ पीपल शुड कंपेयर कि 5 साल ने शंकर एज एन ऑपोजिशन लीडर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने क्या किया। तो ये सब मिला के आई एम होपफुल कि आई हैव डिलीवर माई बेस्ट। आई ट्राइड माई हार्ट आउट। मुझे सिलीगुड़ी से और नॉर्थ बंगाल का जो प्यार है डेवलपमेंट के लिए, सब लोगों को एक साथ में लेके आगे जाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है इस वजह से मेरा जो लक्ष्य है 66,000 क्रॉस करके आगे लेके जाना अप टू 75,000, ये मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य में सिलीगुड़ी का जनता हमारे साथ देंगे। और 2026 में एक ही सवाल हर पश्चिम बंगाल का लोगों में करता हूँ कि आपका बच्चे का भविष्य एक बार सोच लीजिए कि तृणमूल के ये रेजिम में हमारे भविष्य अब एक तरह से अस्तित्व का संकट में है। ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए, एज ए पर्सन मैं कुछ रहूं ना रहूं, लेकिन इट विल रूइन, तृणमूल रेजिम रूइन आवर प्रोस्पेक्ट्स, आवर फ्यूचर्स। इसी के ऊपर ही हमारे बच्चे का भविष्य के ऊपर वोट देना है, तो तृणमूल को हटाना है। आपने हवा बोला, इस बार तो आधी तूफान आने वाला है तृणमूल के खिलाफ। धन्यवाद। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सिलीगुड़ी जो उत्तर बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर और राजनीतिक केंद्र है, जहां शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारी समुदाय और हिंदी भाषी मतदाताओं की भूमिका काफ़ी निर्णायक मानी जाती है। और जाहिर है कि बीजेपी भी इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करती रही है हमेशा से। और मगर इस बार टीएमसी ने भी इन वर्गों को साधने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रही है। क्या यह प्रयास चुनावी समीकरण को इस बार बदलेगा? मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। हाँ, कि एकदम। मैं छोटा सा मैं एक बात बोलता हूं कि उन लोग से हर वक्त दूरी बजाय रखे जो हिंदू के घर में जाके हिंदू होता है, मुस्लिम में घर के जाके मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन के घर में जाके क्रिश्चियन होता है। इन लोगों से हर वक्त दूरी बजाय रखे, क्योंकि ये भेदधारी है। तृणमूल का हिंदी भाषी लेकर उनका मन में क्या है आप समझ लीजिए। हम लोगों का पार्टी के तरफ से
इस बार बीजेपी सरकार जो पोस्टर लगा रहा है, वो पोस्टर लगाने के लिए बाहर से 2 बंदा आया, बाहर से, कि उनका कंपनी से एंगेज किया गया है, वो लगा रहा है। क्योंकि वो पोस्टर आप और मैं नहीं लगा सकता, नॉर्मल पोस्टर नहीं होता है, आप शायद देखा होगा एक बार बीजेपी सरकार। सिर्फ वो हिंदी बोलता है, इसीलिए जेल में भेज दिया, इसीलिए जेल में भेज दिया कि सिर्फ वो हिंदी बोलता है। हमारे शायद 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पश्चिम बंगाल से बाहर है, वो कोई चाहे मजदूर का काम कर रहा हो, कोई चाहे प्रोफेसर बन गए हो, कोई चाहे स्कॉलर हो। तो ये क्या, भारत एक देश है, इसमें हर भाषा भाषी का एक जगह से और एक जगह का जाने का अधिकार है। और हिंदी भाषी, हमारे सीएम क्या बोलता है, भाग इधर से। और वोट के सामने आप जाके जितना भी मंदिर में माथा टेक लो और हिंदी भाषी के पास जाके माथा टेक लो, ये भूल जाएगा लोग। ये तो सिर्फ वोट के लिए ये बन रहा है। मैंने इसीलिए बोला, जिसके घर जा रहे हो उसके तरह बनने का कोशिश करना, इसका मतलब है आप अपनी जो परिचय है वो लुका रहे हो। अरे खुद बोलो कि हम लोगों को हिंदी भाषी पश्चिम बंगाल में देखना नहीं है, बस हो गया कम। हम लोग ऑल इंडिया पार्टी है, हम लोगों को सबको लेके चलना है। दैट इज द मैंडेट गिवन बाय द पीपल। हमारा प्राइम मिनिस्टर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बोलता है। कभी ये नहीं बोला सिर्फ इसका विकास, इसका उन्नयन, इसका प्रयास, ऐसा तो नहीं बोलता है। हमारा पार्टी कभी कोई धर्म के नाम से कोई सम्मानित देने का काम शुरू नहीं किया। ये ममता करती है डिविजिबल पॉलिटिक्स। ये जो इमाम भाता चालू करना, ये हिंदी भाषी में के खिलाफ घृणा फैलाना, ये तो सब काम ममता किया है, वोट बैंक के लिए किया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऐसा रणनीति लेना गलत है। और मैं चाहता हूँ किसी के मन पे भी, मैं जब, संजय आप भी जानते हो, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो मेरा पहला कोशिश रहता है कि उधर का भाषा सीखूं। ऐसा मेरा पश्चिम बंगाल में भी कोई जब बाहर से आता है, वो हम लोगों का जो मेजोरिटी का जो भाषा है वो सीखे, प्यार से सीखे, धमका के नहीं। मैंने साउथ इंडिया में जाके देखा, बहुत बंगाली लोग तमिल बोलता है इतना फ्लुएंटली, तो मैं सोचा आपने सीखा कैसे? क्योंकि नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज का एक पैटर्न है, साउथ इंडियन लैंग्वेज का एक दूसरा पैटर्न है। बोले सीखना पड़ा, धीरे धीरे हम लोग सीख गए। तो इसका मतलब मेरा ये, मैं बंगाली लड़का हूँ, हिंदी, इंग्लिश, राजवंशी, सादरी, जितने भी सारे भाषा हमारे इधर चलता है वो सीखने की कोशिश करता हूँ प्यार से। लेकिन भाषा के वजह से आपसे किसी को जेल में डाल देना, मैं जाऊंगा, मैं माटीगारा थाना में, ऐसा हुआ है, मैंने सुना है, कल फ़ोन भी आया था, तो मैं जाऊंगा। ये बड़ी दुख की बात है। और हिंदी भाषी का प्यार, ये तृणमूल वालों का एक कहावत है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। एक तो हमारे दीदी ने बोला, ये दूधेल गाय है, इसका लात खाने में मुझे कुछ शर्म नहीं आते। और एक कहावत है, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये झूठ का प्यार है। ये मन में इन लोगों के खिलाफ विरोध अपने मन में है, दिमाग में है, इसीलिए जा जा करके कोशिश कर रहा है। मंदिर से उन लोगों का प्यार है, इतना मंदिर तोड़ा गया है, तब कहाँ थे? माथा टेकने तो नहीं जाते थे। स्टेट की गवर्नमेंट मंदिर को बचाने के लिए क्या काम किया? रामनवमी के रैली के ऊपर हमला हुआ, दुर्गा माँ की पूजा के ऊपर हमला हुआ, सरस्वती पूजा हाई कोर्ट के रूलिंग के बाद पुलिस प्रोग्राम में होता है, ऐसा पश्चिम बंगाल था? नहीं था। और आज जाके बजरंगबली का मंदिर जाता है, इसमें जाता है, उसमें जाता है, माथा टेकता है। अरे मन में पाप है, वो पाप लेके आप हमारे जो ठाकुर देवता है उनके सामने माथा ठेकने से वो पाप नहीं धुलेगा। ये तृणमूल वालों को अच्छी तरीके से याद रखना है। सवाल अब आपकी तरफ भी आएगा, क्योंकि आपने कहा कि तृणमूल जो राजनीति करती है वह धर्म के लिए करती है या नफरती राजनीति करती है। आपके बारे में भी पिछले 6 महीने या 8 महीने पहले एक वाकया हुआ था जो 4 नंबर वार्ड में, उसमें एक ऐसा आरोप लगा था कि आप नफरती राजनीति के पक्षधर हैं, आप नफरती राजनीति को फैला रहे हैं। देखिए संजय,
ये तो मैंने विथ एग्जाम्पल मैंने बोला। 4 नंबर वार्ड में जो झमेला हुआ वो चरक या उन लोगों को पीटा गया। तो मेरे पास खबर आने से क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता उनके पास जाना? मैं हॉस्पिटल में गया, उनके साथ मुलाकात किया, हाल हकीकत सुना और चला आया। मैं 4 नंबर वार्ड में भी गया नहीं, कुछ गया ही नहीं। वो 4 नंबर वार्ड में उधर जो चरक का मेला है उसको लेकर ये जो डेमोग्राफिक चेंज छोटा छोटा है ना, ये सब जगह में आप लोगों को पता चलेगा। 4, 5, 7 किस तरह से ये सब जो डेमोग्राफिक चेंज है इसको पता चलेगा। फिर उधर आपस में जो पूजा कर रहे हैं और जो पूजा के खिलाफ है उनमें झड़प हुआ। फिर पुलिस से फोन किया, आज मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, पुलिस ने रिक्वेस्ट किया शंकरदा आप आके इसको रोकिए, ये जो झड़प हो रहा है। मैं उसके बाद जितना मेरा हो सके मैंने सहयोग किया और बंद किया। और मैं आज भी बोलता हूँ, मैं हर जगह में जाता हूँ, लेकिन इस तरह की घिनौना काम करना मेरा उद्देश्य भी नहीं है और मैं ये करता भी नहीं है। जो बोलता है और उन लोगों को जाके बोलिएगा, दूसरे धर्म के मानुष के साथ जाके पूछ लीजिएगा शंकर के बारे में, वही आप मेरे बारे में उनका बात बोल देंगे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि नॉर्थ बंगाल के जो लोग हैं वह राज्य सरकार से अलग तरह की अपेक्षाएं रखते हैं, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा समर्थन मिलता है? देखिए, एक तो है डिप्राइवेशन का जो एक थॉट प्रोसेस है वो नॉर्थ बंगाल में है, जो मेन स्ट्रीम से अलाइनमेंट करना नहीं चाहते। तो इसका एक बीजेपी का एक फायदा मिलता है, सेंटर में बीजेपी है। और मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ, जस्ट गिव अस अ सिंगल चांस। ऊपर सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, एक बार देख लीजिए। सब लेफ्ट कांग्रेस सब का हो गया, टीएमसी, एक बार हम लोगों को देख लीजिए। और उसके बाद 5 साल हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो यू हैव द सुप्रीम पावर टू चेंज अस, वोट अगेंस्ट अस। एक बार देख लीजिए, ये सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन किसके ऊपर चलता है? स्टेट में टीएमसी और सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन टीएमसी, एक भी काम नहीं कर पाया। लेकिन आने से पहले कि बोला ऊपर टीएमसी नीचे टीएमसी, इसमें हम लोग यही काम करेंगे, लेकिन काम तो कर नहीं पाया। एक तो पैसा नहीं है, दूसरा है पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। सिर्फ हमारे जो रूलिंग पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा काउंसिलर का ग्रोथ देखिए, उनका मेयर से लेके, मैं ये बोलता हूँ मेयर से लेके, उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और हमारे शहर का जो ग्रोथ है, इसमें कोई सामंजस्य नहीं है। सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है। एक ने क्या बोला, चोरे चोरे मास्तू तो भाई, मैंने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं तो कभी नहीं बोला इसी बात। लेकिन क्यों बोला? उनका ही परिषद चोरे चोरे मास्तू तो भाई बोलता है, और फिर भी शर्म देखो कि दोनों एक साथ में बैठता है। आपको मैं चोरे चोरे मास्तू तो भाई बोलने से, आप मेरा बॉस होने से, आप मुझे ऐसे रख दोगे कुछ गलत ना करने से? किस बात के डर है? क्यों नहीं निकाला दिलीप बर्मन को? वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है ये 2 चोरे चोरे मस्त तो भाई है। अब जाके जस्ट पूछ लीजिए बिजनेस फैटर्निटी, इंडस्ट्रियल फैटर्निटी, एंटरप्रेन्योरशिप को, ये कौन कौन पैसा मांगता है, पैसा ना देने से कितना जुलूम करता है। जाके एक बार पूछ लो बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंटरप्रेन्योर। मैं सबका दोस्त हूँ। ये लोग समझता है कि जाके ये मीटिंग करके बहुत दोस्त बन रहा है। जो मीटिंग में बैठा है वो हम लोगों को बोलता है कि शंकर समय आने दे, इन लोगों को भी हम लोगों को देखना है। डर दिखा के पैसा लेना, झूठ मूठ की कंप्लेन दिखा के पैसा लेना, ये तो उन्हीं का काम है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक बार हम लोगों को आप चांस दीजिए। विल शो आवर कैपेसिटी, विल शो आवर एबिलिटी टू वर्क ऑन ग्राउंड। और वेस्ट बंगाल की जो
हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर हर वक्त बोलते रहते हैं विकसित बांग्ला, विकसित भारत। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल इंडिया कैन नॉट ग्रो। हम लोग 19, 20, 21, 22 राज्य में पावर में है। बांग्ला में पावर ना आने से बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीजेपी ये बात कहता है कि हमारे भारत विजय कभी भी संपूर्ण नहीं होगा जब तक हम लोग बांग्ला को नहीं जीत पाएंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन। अब समझ लो 2021 के 2 मई के बाद कितना कार्यकर्ता को, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता को मर्डर किया गया है। अभिजीत बेलेघाटा में वो पेट लावर थी, उनको पेट स्ट्रीट डॉग को पहले उनको कत्ल किया, फिर अभिजीत को कत्ल किया। जब अभिजीत कत्ल हो रहा है उससे पहले 2 मिनट पहले भी वो लाइव किया कि मेरे को मार डालेंगे ये लोग। ये सब जख्म हमने भूला है। मैं आया हूँ, लेकिन मैं उसी जमीन के राजनीति करके आया हूँ जिस जमीन में लोग काम करते हैं। तो मुझे हर चीज़ का जो सही आईनी प्रोसेस है उसमें हम लाएंगे। जो जुर्म किया है उसको तो छोड़ना नहीं है। शंकर, सिलीगुड़ी के लिए आपका विजन मैं जानूंगा, उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में है, वह मैं पूछना चाहता हूँ, जो हो सकता है आम जो लोग हैं, जो सिलीगुड़ी के वासी हैं, उनके जहन में भी होगा। भाजपा की जो नीति है वह हिंदू को सेंटर करके काम करती है, हिंदुत्व के ऊपर काम करती है। सिलीगुड़ी का जो अगर हम ज्योग्राफिकली या फिर हम सांख्यिक तौर पे देखें कि यहाँ के भाषाभाषी, यहाँ के लोग, यहाँ की धार्मिक जो चीज़ें हैं, अगर उनको देखें तो इसमें मात्र हिंदू ही नहीं है, अल्पसंख्यक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आप कैसे आश्वस्त कर सकते हैं कि भाजपा अगर आती है तो उन लोगों को भी आप लोग बराबर का अधिकार देंगे? देखो संजय, हिंदू होना कोई शर्म की बात है क्या? हिंदुस्तान में जिसका जन्म नहीं, मैं हुआ आपके है, वोटर्स की नहीं, बात कर रहा हूं। मैं सब क्योंकि ये मेरा मानना नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक जो क्षेत्र है ये सभी को मिलाकर बना है। मैं आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो जिसका जन्म हुआ वो सभी हिंदू है, और हिंदुत्व में जो विश्वास करते हैं, हिंदू सनातनी संस्कृति में जो विश्वास करता है वो भी हिंदू है। दूसरा बात ये है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सेंटेंस आपको मैं याद दिलाता हूँ। उनको पूछा गया, शायद जावेद अख्तर जी ने पूछा था, उनको पूछा गया कि आप तो हिंदू वाला राजनीति करते हैं ऐसे। उन्होंने एक अच्छा आंसर दिया। हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर लिखा हुआ बोल के सेकुलर नहीं है। हमारे देश सेकुलर इसलिए है कि हिंदू इधर मेजोरिटी है। 80% हिंदू के सोच में सेकुलरिज्म है, इसीलिए भारत सेकुलर है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बात या पार्टी का बोली हुए बात नहीं है। तो हमारे देश के आधार ऐसा है, उसमें आप आज के तारीख में जो दिख रहा है उसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। तीसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। कभी ये बोला है कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू का प्रयास? तो मैं तो वही पार्टी से जुड़ा हूँ जो देश का प्राक्तन प्रधानमंत्री ने कहा है, जो देश का वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहते हैं, तो उसी के पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और रही सिलीगुड़ी के संख्यालघु माइनॉरिटी पीपल, एक बार जाके उनसे ही पूछ लेना, मेरे से नहीं, जो शंकर कैसा आदमी है। कभी भी किसी ने मेरे पास आके सिर्फ ये मेजोरिटी माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, मैं सबका साथी हूँ, मैं सबके साथ में काम करता हूँ। बहुत अब समय कम बचा है, कुछ लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ चाय पीने के लिए, वो भी चाहते हैं आपसे रूबरू होना, आपसे बातचीत करना। तो जस्ट एक सवाल है कि सिलीगुड़ी के लिए आपका विजन प्लान क्या है, संक्षेप में? एकदम, मेरा कलकत्ता के ऊपर डिपेंडेंट रहना आज तक ये देखा है ना हमारे सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल वासी, ये
ये डिपेंडेंसी थोड़ा कम करना है और इसको सारे इंडिया में, देखो संजय, अभी तक मैंने ये बात कभी बोला नहीं, आने वाला दिन में सिलीगुड़ी से दिल्ली जाने में सिर्फ 6 आवर्स लगेगा ट्रेन में। तो ये जो कनेक्टिविटी का जो आज हम लोग कितने टाइम लेते हैं, 8-10 घंटा 12 घंटा लगते हैं हमारे कलकत्ता, दिल्ली 6 घंटा में हम लोग चला जाएंगे। अश्विनी वैष्णव जी, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, सब जगह में हम लोग कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं। दादा फिर काटूंगा आपकी बात, हमको यहाँ से दिल्ली नहीं जाना है, हमको सेवक रोड से झनकार मोड़ जाना है, उसमें 1 घंटा लगता है। बस उसी में आ रहा हूँ। उसको भी देखिएगा थोड़ा। तो एक तो है हमारा सिटी है बिजनेस सिटी, और बिजनेस जो करता है उसका कनेक्टिविटी बहुत जोरदार होना चाहिए। दूसरा बात है, अब तक सिलीगुड़ी को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट का गेटवे, आगे के दिन में नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल बोला जाएगा, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर, क्योंकि हेवी इंडस्ट्री करना से फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर या टी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, मेरा सोच सिलीगुड़ी से नहीं है, मेरा सोच नॉर्थ बंगाल की ओवरऑल डेवलपमेंट की। और लास्ट, नॉर्थ बंगाल की डेवलपमेंट विदाउट सिलीगुड़ी ये पॉसिबल नहीं है, और सिलीगुड़ी डेवलपमेंट करेगा तभी नॉर्थ बंगाल डेवलप करेगा, इसका भी एक रेशियो आता है। तो इसको लेके इसीलिए मैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नहीं डाला, मैं जाके दिल्ली में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगा, इसीलिए सैनिक स्कूल मांगा, ट्रेन मांगा, हमारे एयरपोर्ट का नाइट में कोई लैंडिंग या ये नहीं होता है, उसको आप एक्सटेंशन हो रहा है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट आने से मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के लिए, नॉर्थ ईस्ट का एक उत्कृष्ट जो बिजनेस एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके एक कैपिटल बनाना, वो मैं करके छोड़ूंगा। धन्यवाद। सवाल बहुत है, मन भी नहीं कर रहा है कि मैं उसको छोड़े, मगर क्या है, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो अभी सब T20 नूडल्स खाता है, हाँ, घर से पैक्ड वाटर लेके जाता है, इतना लोग सुनेगा तो उनका काम कब करेगा। अब सवाल सुनता है। कम करो और दादा, चलो। आपको मालूम है, सब सुनता है ये कार्यक्रम। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको देखेंगे लोग और सब सुनेंगे भी, क्योंकि यहाँ की जो जनता है ना, सिलीगुड़ी की जनता, वो इस जगह पे चाय पे जो आती है, आपको भी पता होगा, और ये सब इस बात से एग्री करेंगे कि सभी लोग आकर यहाँ पर सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हमें सिलीगुड़ी का विकास चाहिए, हमें सिलीगुड़ी के जो जैम है उससे मुक्ति चाहिए, सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट चाहिए। इसी बात को लेकर सब कोई बात करते हैं। तो जब हम एक लाइन, दार्जिलिंग मोर का जो जैम खत्म हो रहा है ना, जो एलिवेटेड रोड हो रहा है, अब तो दिख रहा है सब कुछ परिष्कार। तो जो 2021 के मैनिफेस्टो में सिलीगुड़ी के लिए मैंने लिखा था, 2026 में मैंने काम किया है वो भी लिखूंगा, और जो हम लोगों ने बोला है विदाउट हैविंग द स्टेट गवर्नमेंट, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ मच वी अचीव, ये भी बात मैं लोगों के सामने रखूंगा। धन्यवाद। मेरे जो सवाल थे, मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आए होंगे और जनता को भी पसंद आएंगे। मेरा दोस्त लोगों का सवाल, कोई उल्टा सवाल, सब कुछ मुझे पसंद है। लोग क्रिटिसाइज करने से तो पता चलेगा मेरा वीकनेस क्या है। देन ओनली आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ। सो आई ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई किसी का ऐसा मन में रहना चाहिए कि कोई मेरा क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। नहीं, everybody should be criticized and good people they can learn lesson from the criticism। तो मुझे इसे किसी प्रश्न से मुझे डर नहीं लगता। नहीं, हमारे जो प्रश्न होते हैं ना शंकर दा, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रश्न होते हैं चाय को उफान लाने वाले। अगर उफान नहीं आएगा तो चाय पीने लायक नहीं बनेगी। तो हमारा मकसद यही होता है कि चाय अच्छी बने और जिसे लोग पी पाए, जो लोगों के हित में हो। तो अब मैं चाहूँगा अगर कोई प्रश्न करना चाहता है एमएलए शंकर घोष, डॉक्टर शंकर घोष से, तो कर सकते हैं। सभी सिलीगुड़ी वासियों को खबर समय की माध्यम से मेरा नमस्ते, प्रणाम। और शंकर दा को खास तौर पर, जो मेरे एक बंधु भाई, एक जन नेता हैं जो सिलीगुड़ी के 21 में ये चुन के आए, लेकिन ये
मेरे हिसाब से, मैं जब तक जानता हूँ इनको, ये 35 साल से राजनीति कर रहे हैं और बहुत ही इनकी पॉजिटिव राजनीति है। मैं बहुत ही खुश हूँ इनसे। तो मेरा इनसे सवाल है कि सिलीगुड़ी एक सेल्फ डेवलप्ड सिटी है। सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट लास्ट में 50 साल में, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, लास्ट 50 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ किसी तरह भी स्टेट गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट लास्ट 50 साल में स्टेट में रही है, वो किसी तरह भी सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट नहीं करी है। वो इसको सिलीगुड़ी को पीछे ही रखी है। जो भी डेवलपमेंट हुआ है साउथ बंगाल का ही ज़्यादा हुआ है, नॉर्थ बंगाल को हमें उपेक्षित ही रखा गया है। और सिलीगुड़ी में इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। यहाँ से लेके जलपाईगुड़ी तक 40 किलोमीटर का सफ़र है और 40 किलोमीटर में मैं सोचता हूँ 10,000 इंडस्ट्री आने की कैपेसिटी है। 2 फैक्ट्री करके भी मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं एक 26 बीघा मेरा एक ज़मीन है बंधु नगर में, लास्ट 23 साल पहले मैंने वहाँ पे तो ज़मीन खरीदा था और 23 सालों में मैं देख रहा हूँ कि मैं 2300 रजिस्ट्री करा चुका हूँ आज तक। ये आपको आश्चर्यजनक लगेगा, पूरे सिलीगुड़ी वासियों को और पूरे नॉर्थ बंगाल वासियों को मैं 2300 रजिस्ट्री करवा चुका हूँ वहाँ तक। आज मैं बाउंड्री वॉल बना रहा हूँ, लास्ट 1-1.5 साल से मैं वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ और हर दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई आ जाता है, बोलता है मेरी ज़मीन है, मैं इसका वारिस हूँ। तो ये अगर मैं फिर मैं फैक्ट्री कब लगा सकूँगा? और मैं तो डेली रजिस्ट्री करवाते जा रहा हूँ, आज तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो ये किसकी विफलता है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी आज तक स्टेट में है और मैं 23 साल से एक ज़मीन को लेके बैठा हुआ हूँ और मैं फैक्ट्री नहीं लगा पा रहा हूँ, तो ये विफलता समझिए किसकी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही मतलब शर्मदायक कांड हो रहा है मेरे साथ हो रहा है और लोगों के साथ हो रहा है। तो बढ़ेगा कैसे हमारा सिलीगुड़ी और आसपास, हम बढ़ाएंगे कैसे? तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका और आपका जो बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए उसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रॉ मटेरियल आता है, उनमें काम करने वाले श्रमिक आता है और एक अच्छे परिवेश चाहिए। ये 4 ही की बारे में जो सोच है वो बीजेपी की है और इसका उदाहरण बीजेपी जो स्टेट है उससे आपको पता चलता है। मैंने आपको एक बात मैं कह सकता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन फ्रेंडली सरकार हम लोग बनाएंगे। और जैसी समस्या आपने बोला कि 26 साल से या 23 साल से इतना लगातार जो आपको समस्या के सामने आना पड़ा, इसके पीछे कारण तो एक है, जो लैंड पॉलिसी है जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट जो ग्रोथ करना चाहते हैं, इंडस्ट्री तैयार करना चाहते हैं, लोग उनके साथ ना होते हुए सरकार जो इसके साथ झमेला कर रहा है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए ये बात हो रहा है और एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है इंडस्ट्रियल फ्रेंडली सरकार। सिंगूर में जब रतन टाटा ने क्या बोला, मेरे सर पे बंदूक टांग दिया, इसीलिए मेरे को जाना पड़ा और उसके बाद से आज तक कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। लेकिन इट विल बी आवर टॉप प्रायोरिटी और हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, सिर्फ बातों से नहीं, दार्जिलिंग मोड़ जैसा काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा। नमस्कार। मैं संतोष गोयल, एक चाय व्यवसायी हूँ। मेरा नाम संतोष गोयल है, एक चाय व्यवसायी हूँ। अच्छा, ठीक जी। और चाय के कई कार्यक्रम में आपसे परिचय भी हुआ, मुलाकात भी हुई। मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है, राजनीति से अलग, इसे आप व्यक्तिगत प्रश्न भी कह सकते हैं। आपकी सौम्यता के चर्चे हैं हमारे बीच में, आप सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं। एक प्रश्न था मेरा और कई दिन से था कि समय मिलेगा तो मैं आपसे पूछूंगा। आपके विषय में, आप एक कम्युनिस्ट हैं और अच्छे कम्युनिस्ट रहे हैं, ये चर्चा है। कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो तृणमूल से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच करती है, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत।
ऐसा कौन सा तत्व है बीजेपी का जिसने आपको बीजेपी में आने के लिए आकर्षित किया बजाय तृणमूल में जाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बात है, जो हम लोग पश्चिम बंगाल में जितने भी सारे हम लोग बंगाली मीडियम से हो या भारत के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स यूथ है, कम्युनिज्म एक रोमांटिसिज्म है। इस रोमांटिसिज्म से शायद कोई बाहर निकला है। तो वो बात थी कि जिसके घर में खाना नहीं है, जिसके घर में पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, उनके घर में खाना और पढ़ने का सामग्री जाना चाहिए। ये थॉट्स हम लोगों के सामने रखा जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के समय भी काम किया। तब हमारे एक ही लक्ष्य था, सेंटर के अपोज करना। एक यूथ के अंदर एक चीज़ रहता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो उसी से हम लोग भी जुड़े रहते हैं कि सेंटर हम लोगों के साथ करता नहीं। कम्युनिस्ट सोचता है समाज दो तरह से बटा हुआ है, एक जिसके पास पैसा है और एक जिसके पास पैसा नहीं है। ये है कम्युनिस्ट। कम्युनिज्म का जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स जो आप बोलते हैं, जो दंडमूलक वस्तुवाद के जो हम लोग बात करते हैं, तो इसका मूल फंडा इसी में जाता है। अब 2011 के बाद हमने धीरे धीरे, हमारे पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है और धीरे धीरे चेंजेस हम लोगों ने देखा है। और उसमें फर्स्ट चेंज हमने देखा इमाम भाता में, कि एक धर्म के आधार पर आपने भाता डालना शुरू किया। I used to protest against all this within the party frame, and also I want to raise this question कि ये कैसा सरकार है जो धर्म के नाम पर भाता शुरू किया। तब सूर्यकांत मिश्र लीडर ऑफ अपोजिशन था। आपने कभी देखा इसके खिलाफ लेफ्ट ने कभी रास्ते में उतरा? नहीं उतरा। फिर 2015 में काउंसिलर बना, 2016 में अशोक दा को फिर से एमएलए बना। और जब मैं काउंसिलर, एमआईसी ये सब कर रहा था, तब हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता, शायद वो लोग, नमस्कार, शायद वो लोगों को शायद मेरे को और पसंद नहीं आ रहा है कि ये लड़का क्यों इतना आगे जा रहा है, क्योंकि मैं हर वक्त क्वेश्चन करने की मेरा आदत है। मैंने पार्टी से, कांग्रेस से अलायंस क्यों किया, इस बारे में प्रश्न तुला, लेकिन एज ए डिसिप्लिन पार्टी वर्कर मैं कभी पार्टी के अंदर में तुला हुआ प्रश्न बाहर नहीं बोलता था। फिर धीरे धीरे 17 से हम लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा करके मुझे ऐसा लगा कि हमारे सीनियर्स मुझे पसंद नहीं करते। मैं पार्टी लीडर लोगों को भी, स्टेट सेक्रेटरी को भी मैंने इसका खत भी लिखा। फिर जब 2021 में मैंने देखा कि आईएसएफ के साथ जोड़ कर रहा है, एक कम्युनिस्ट पार्टी जो क्लास पॉलिटिक्स करता है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहा है सिर्फ एक सीट के लिए। दैट टाइम आई रेज माई वॉइस। मैंने बोला कि आप ये करोगे तो आप तो कम्युनिस्ट ही नहीं रहोगे। कम्युनिस्ट पार्टी कैसे क्लास पॉलिटिक्स छोड़ के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जाता है? एक आदमी फेस टूपी पहन के वो सेकुलर हो सकता है, और कोई सैफरन कपड़ा पहन लिया वो हो गया कम्युनल। ये तो मैं मानूंगा नहीं। हमारा देश भारत है सेकुलर, बांग्लादेश पाकिस्तान क्या सेकुलर बना? तो इस सोच को जो बढ़ावा देता है, उस कम्युनिस्ट पार्टी से मुझे रहना नहीं। तो मैं छोड़ दी। देखिए, मैं जब छोड़ा तब मैं बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर था, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने किसी पार्टी से बात भी नहीं किया। ऐसा हो सकता था कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर चला जाता। तृणमूल भी आया, सब पार्टी मेरे पास आया, लेकिन बेसिकली तृणमूल से कम्युनिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल पार्टी नहीं है, ये कंपनी है, सिर्फ पैसा लूटना जानता है। ये कोई पार्टी नहीं है, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कम्युनिस्ट का एक आइडियोलॉजी आपको दिखाई पड़ेगा, बीजेपी का आइडियोलॉजी दिखाई पड़ेगा,
तृणमूल का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ पैसा लूटने के सिवा इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं। सो ये इसमें मैं आपसे डिफर करता हूँ। और आप आते हैं पुथिगत विद्या में। हम लोग जैसे सीखा है वैसा ही सीखा, लेकिन एक समाज से पैसे के ऊपर चलता नहीं है। समाज के और बहुत सारे कंपोनेंट हैं, रिलीजियन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, कल्चर है। ये जो समाज की जो साइकिल है, इसको रचना करने में इनका भी सहयोग रहता है। कम्युनिस्ट इनको डिनाई करता है, ये मुझे पसंद नहीं है। और आगे जाके मुझे समझ में आया जो एंशियंट इंडिया है, जिसका कंट्रीब्यूशन ये कम्युनिस्ट कभी इनका इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ये फॉरेन मॉडल को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन एंशियंट इंडिया ने जो सारे विश्व को दिया है उसको छोड़ देना चाहता है। तो ये सब पढ़ाई करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे और सीखना है। आई एम होपफुल। देखिए, हमारे भारत स्वाधीन हुआ, कई लोग धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र बनाए, फिर भी हमारे 5 शिक्षा मंत्री देश बनने के बाद दे आर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। हाउ सेकुलर वी आर, दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रूफ। और उनका जो हिस्ट्री था वो सब हमने पढ़ा। जिन लोगों ने देश को टुकड़ा किया, उन्होंने हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बन के वो हमारे देश का हिस्ट्री बनाया, उसको पढ़ा। इसीलिए मंगोल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, उसके आगे के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ दिखाया गया कि ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग लड़े हैं। अंडमान सेलुलर जेल में बंगाली बोलता है, कितना हिंदू बंगाली और कितना मुस्लिम बंगाली का नाम है, एक बार पब्लिश करके दिखिए। तो ये सब बहुत सारे जो इतिहास है, मैं अभी खोदना नहीं चाहता हूँ। द डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ाया गया और इसीलिए हम लोगों की सोच ऐसा हो गया। तो इसीलिए आज जो मैं हूँ, मुझे गर्व है, सही समय पे सही सिद्धांत लिया हूँ और लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो सवाल सड़क से उठते हैं और सदन तक जाते हैं। अब फैसला आखिरकार हम जनता को ही करना है कि आगे आने वाले चुनावों में भविष्य क्या होगा, किसकी सत्ता आएगी, किसको हम अपना लीडर बनाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन हम हर बार चाय चौपाल में इस बात को लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि है या जो उम्मीदवार है, उन्हें भी हम अपने साथ लेकर आते रहेंगे। चाय के साथ साथ हम सवालों के भी उबाल को या सवालों की जो तपिश है उससे भी हम इनको रूबरू कराते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को आप हमेशा देखते रहिए और हमें दीजिए प्रेम। हमारे साथ, मेरे साथ मैं संजय शर्मा और मेरे साथ मेरी टीम रिक और खुशबू और कनाई के साथ हम दोबारा मिलेंगे आपसे इस ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।